अनदर वीडियो। आज हम अपना ओशियनोग्राफी का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा यूनिट 3 जो ओशियनोग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक पार्ट पहले आ चुका है, जिसने नहीं देखा है वो जाके वो फर्स्ट पार्ट पहले देखे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ओशियनिक वेव्स, फिर टाइड्स, उसके बाद ओशियनिक सारे करंट्स, पैसिफिक, इंडियन और अटलांटिक ओशन के, और लास्ट हमारा जो टॉपिक बचेगा एक वो है कोरल्स का, और एक बचता है इसमें ooze। ये सब टॉपिक आज हम इसमें कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ओशियनिक वेव्स। इसमें वेव्स क्या होती हैं? जो वेव्स हैं, वेव्स आर द ऑक्सिलेटरी मूवमेंट्स ऑफ वाटर सरफेस विच इज फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर। वेव्स क्या होती हैं? जैसे ये पानी है और इसमें जैसे ये ऐसे 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 मूव करता है ना पानी, वो भी उस वजह से, क्योंकि ये विंड जो उसके ऊपर से बह रही है ना, ये इस पानी के ऊपर फोर्स लगा रही है और इस वजह से ये पानी इधर की तरफ मूव हो रहा है। वो अब समझते हैं ये मूव कैसे होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। देर आर फोर प्रोसेस ऑफ विंड्स दैट क्रिएट वेव वंस ऑन द surface इज डिस्टर्ब्ड। तो इसमें क्या क्या है? एक तो है पुश ऑफ द विंड अगेंस्ट द रियर, सक्शन ओवर क्रस्ट, पुल एट द फ्रंट एंड वर्टिकल कंप्रेशन ऑफ ट्रफ। इसमें क्या है? इधर से विंड आई, यहाँ पे पानी था, ये थोड़ा मूव होने स्टार्ट किया, लेकिन और पुश लगा तो ये ऐसे ऊपर उठ गया पानी, उसको बोलते हैं हम क्रस्ट। ठीक है। अब ये आगे यहाँ से जो पानी उठ के गया है, यहाँ पे इसने ट्रफ क्रिएट कर दिया, और ये आगे की तरफ जो है, ये वाला जो सेक्शन है ये पुल हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये ग्रेविटी की वजह से इसमें सक्शन भी क्रिएट हो रहा है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। वेव की क्या क्या करेक्टरिस्टिक है? ये है एक वेव, इसकी ये हो गया ट्रफ, जो ये गड्ढा सा बनता है इसको हम ट्रफ बोलते हैं, और जो ये ऊपर उठ जाता है पार्ट इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है। कोई भी या तो दो ट्रफ ले लीजिए या दो क्रस्ट ले लीजिए, उनका जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वो मिडल में, यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो होगा हमारा वेवलेंथ। या तो ऊपर वालों के दो ले लीजिए, या ये जो नीचे डिप्रेशन बन रहा है इनके दो ले लीजिए, और इनके मिडल से, ये मिडल है और ये मिडल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा हमारा वेवलेंथ। उसके बाद वेव हाइट क्या होती है? वेव हाइट होती है ये यहाँ से, अगर हम जो इसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड है ना यहाँ तक, यहाँ तक, तो ये हो गया इसका एल्टीट्यूड। या तो हम क्रस्ट का मेजर कर सकते हैं या हम ट्रफ का मेजर कर सकते हैं। ट्रफ का यहाँ से, और ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ना यहाँ तक, यहाँ तक, ये हो गया इसका ट्रफ। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? वेव पीरियड। वेव पीरियड अगर हम इसमें समझते हैं तो क्या होता है? ये एक कोई भी पॉइंट ले लिया आपने, यहाँ से है ना, एक सेकंड में जितनी वेव्स गुजर रही हैं वो तो होगी उसकी वेव फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितनी भी वेव पास हुई वो होगी वेव फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक पूरी वेव, एक ये क्रस्ट और एक ये ट्रफ, ये कितनी देर में पास होता है वो होता है इसका वेव पीरियड। ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेव पीरियड में डिफरेंस समझ में आ गया। उसके बाद वेलोसिटी क्या होती है? वो किस स्पीड से मूव हो रही है, वो होती है इसकी वेव वेलोसिटी। ठीक है। उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वेव्स। इसमें क्या क्या है? विंड की स्पीड या उसका फोर्स कितना लग रहा है। अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो वेव फास्टर होगी और ऊंची भी होगी। उसके बाद विड्थ ऑफ द एरिया। एक तो विंड इतने सरफेस में लग रही है और एक जो विंड का फोर्स है वो इतने सरफेस में लग रहा है, तो वो कम में लग रहा है तो वो ज्यादा लगेगा, और ज्यादा में लग रहा है तो वो ज्यादा फैल जाएगा और कम असर करेगा। तो ये इसके इफेक्ट है। द अनइंटरप्टेड डिस्टेंस फॉर विच द विंड फ्लोज विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ से पूरा ये ओपन ओशियन है, यहाँ से वेव बननी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अगर बीच में कोई भी आइलैंड या फिर कुछ भी ऐसा सी माउंट बोल लीजिए या ऐसा कुछ आता है, तो उसकी वजह से जो वेव है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो टूट जाती है। इसकी वजह से ये बोला गया है कि अनइंटरप्टेड डिस्टेंस होना चाहिए वेव फ्लो के लिए। और सेम ही बात विंड पे भी वो होती है। अगर बीच में यहाँ पे जैसे आइलैंड आ गया और उसकी वजह से विंड की डायरेक्शन ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगी आगे वाले के लिए, और उसकी वजह से जो वेव्स हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? ड्यूरेशन ऑफ द विंड। विंड कितने समय के लिए चल रही है? ज्यादा समय के लिए चल रही है तो ज्यादा इफेक्ट होगा, कम समय के लिए चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग कम इफेक्ट होगा। डेप्थ ऑफ द वाटर। अगर पानी शैलो है तो
वहां पे छोटी और कम ऊंचाई की वेव्स बनेंगी, और लेकिन अगर पानी की डेप्थ ज्यादा है तो उसमें मूवमेंट ज्यादा होगी और ज्यादा लंबी वेव्स बन पाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये थे, अब पढ़ते हैं हम वेव की फॉर्मेशन। वेव की फॉर्मेशन कैसे होती है? सबसे पहले इसमें टर्बुलेंट winds blow over the sea surface, creates random pressure fluctuation and generate waves with smaller wavelengths of the order of a few centimeter। इसमें क्या रखा है, ये एक ओपन ओशियन है, ये इसमें मान लीजिए एकदम स्थिर पानी है पहले, तो यहाँ से वेव बहनी स्टार्ट होगी, ये थोड़ा थोड़ा पहले सरफेस वाटर पे फोर्स लगाएगी, ये वाटर ऐसे 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 होना स्टार्ट करेगा आगे की तरफ। ठीक है, उसके बाद अगर विंड काफी देर तक बहती रही, if the as the wind keeps blowing over the sea surface, द वेव्स बिकम लार्जर एज द प्रेशर डिफरेंस इंक्रीजेस। तो इसमें क्या हुआ कि अगर ये काफी देर तक ऐसे ही जो विंड है वो काफी फोर्स के साथ बहती रही और टाइम भी काफी हो गया है, तो ये जो वेव्स हैं एक तो इनकी लेंथ में असर पड़ जाएगा, और ज्यादा वाटर ये डिस्प्लेस कर पा रही है विंड, तो इसकी हाइट में भी डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द शेयर इंस्टेबिलिटी increases and the waves start to grow exponentially as the waves interact with each other। उसके बाद क्या होगा, जो है ना ये वेव्स क्रिएट हुई ना, ये आपस में भी इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये बड़ी वेव हुई, ये इसके अंदर आके मिल गई, तो ये इसको थोड़ा और इंक्रीज कर देगी, क्योंकि इसको वाटर और फोर्स दोनों ज्यादा सप्लाई करेगी, तो इसमें विंड का भी फोर्स लग रहा है और जो इसके पहले वाली वेव है उसका भी फोर्स लग रहा है, तो ऐसे वो एक्सपोनेंशियली increase करेंगी। The waves continue to interact with each other, and the interaction of these waves transfers the energy from shorter wave to the waves having slightly greater frequency and then to the wave having peak magnitude। In this way, energy transfer is sustained as finally the wave moves faster than the wind speed। तो ऐसे ही क्या होगा, ये एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करी जाएंगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब जो विंड की स्पीड है ना उससे ज्यादा तेजी से ये जो वेव्स हैं वो बहने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो मूव करनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये है हमारा वेव का फॉर्मेशन। उसके बाद टाइप ऑफ वेव्स पढ़ते हैं। एक तो है इसमें ट्रांसवर्स वेव और एक आएगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये सेम बात आपको दोनों में याद रखनी है। एक तो वेव्स के टॉपिक में भी याद रखनी है, और एक हमारा अर्थक्वेक का टॉपिक है उसमें भी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आती हैं। तो आपको ना ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड से मतलब होना चाहिए कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है। तो लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है और ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? ट्रांसवर्स का समझते हैं हम, ये मान लीजिए इधर की साइड डायरेक्शन हमारी विंड की लगा लीजिए, विंड से समझते हैं हम, विंड इधर बह रही है, तो जो पानी के पार्टिकल्स है ना वो इससे परपेंडिकुलर मूव करेंगे ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली मूव करेंगे, तो एक बार तो यहाँ से पानी ऊपर उठेगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, एक बार पानी फिर यहाँ पे आया इसके लेवल पे और फिर नीचे जाएगा, तो यहाँ से ये नीचे वाला परपेंडिकुलर क्रिएट होगा। ऐसे मूव करेंगी जब जो पार्टिकल्स हैं वो विंड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे, तो हमारी वेव्स कहलाएंगी ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक एक एक ऑक्सीलेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, जब जो विंड की डायरेक्शन है ना उसी की डायरेक्शन में जब पार्टिकल्स मूव करें उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें क्या है, जैसे यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं ऐसे 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 पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, वो एक बार कंप्रेस होंगे और एक बार ओपन हो जाएंगे। जैसे यहाँ से धक्का लगा तो ये सारे पार्टिकल यहाँ पे इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए, फिर एक बार लूज होंगे, फिर ऐसे ही मतलब टू एंड फ्रोथ की डायरेक्शन में, जैसे पेंडुलम होता है ना वैसे ही ये मूव करेंगे एक ही डायरेक्शन में, और वो ऊपर नीचे होते हैं ट्रांसवर्स में। ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स ऐसे क्रिएट होती हैं। उसके बाद इसमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं, रिपल्स, सी वेव्स और स्वेल। इनमें डिफरेंसेस देखते हैं क्या क्या है। इसमें सबसे पहले तो है रिपल्स। क्या होते हैं? रिपल्स होते हैं जब ना, जैसे ये एक एग्जांपल से समझते हैं, तो जब एक मान लीजिए एकदम समतल पानी है, स्थिर पानी है, उस तालाब में या किसी भी चीज में लगा लीजिए, लेक में, वहां पे आप पत्थर फेंकते हैं ना, तो ऐसे उस पत्थर के अराउंड गोल गोल बनने स्टार्ट होते हैं ना ऐसे, तो उनको बोलते हैं हम रिपल्स। उसके बाद सी वेव्स क्या होती हैं? Sea waves are large scale, often irregular motions that form under sustained wind flow. These waves tend to last much longer even after the wind has died, as they are restored by the gravity। So ये क्या है सी वेव्स? ये अभी आपको समझाया था कि ये इरेगुलर मोशंस होती हैं जो कि पहले तो विंड फ्लो की वजह से होती हैं, और उसके बाद अगर विंड फ्लो कम भी हो जाए तो उनमें वो मूवमेंट है ना वो ग्रेविटी की वजह से सस्टेन रह जाता है। तो ये होती है हमारी सी वेव्स। स्वेल क्या है? Swell as waves propagate away from the sea from the
their origin area, they naturally separate into groups of common direction and wavelength. The set of waves formed in this manner are known as swell. तो इसमें क्या बोला गया है कि जब ना ये मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिनेट हुई और उसके बाद ये बह के बहुत दूर चली गई हैं और यहाँ से इनका सेपरेशन हो गया, एक ग्रुप इधर बन गया और एक ग्रुप मान लीजिए सीधा चला गया, किसी भी वजह से ये सेपरेट होगी, तो ये जो ग्रुप्स बने हैं ना ये इनको बोलते हैं स्वेल्स। ठीक है, ये होंगी तो सी वेव सी, लेकिन ये जो इनकी डायरेक्शन चेंज हुई है, ग्रुपिज्म हुआ है, सेपरेशन हुआ है, उसको बोलते हैं हम स्वेल। उसके बाद क्या है, एज वेव्स ट्रेवल फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर देयर शेप चेंज, हाइट डिक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज एंड लेंथ ऑल्सो डिक्रीज। तो इसमें क्या बोला गया है कि जब ना जो वेव्स हैं वो डीप वाटर से शैलो वाटर में आ जाते हैं, यानी कि गहरे पानी से कम पानी जहाँ पे होता है उस जगह पे आ जाती हैं, तो उनकी हाइट तो है वो तो इंक्रीज हो जाती है, जो उनकी वेलोसिटी है यानी कि जो जिस स्पीड से वो बह रही है वो डिक्रीज हो जाती है और लेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। हाइट और लेंथ में क्या है, लेंथ तो होगी इस वे में और हाइट होगी ऊंचाई के वे में। ठीक है, तो लेंथ तो उनकी डिक्रीज होगी क्योंकि आगे लैंड आ गई या फिर जो कम गहरा पानी है वो आ गया, उनको इतना पानी मिल नहीं पाया, इस वजह से उनकी लेंथ तो होगी डिक्रीज, लेकिन वो एनर्जी तो थी ना, वो एनर्जी होगी उनकी हाइट की फॉर्म में कन्वर्ट, फिर वो ऊंची हाइट वाली होगी। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्जन होता है और ये बात आपको याद रखनी है, ये आपको इस पे क्वेश्चन बन के आ सकता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम शर्लिंग। ठीक है, उसके बाद नाउ वी विल स्टडी द टॉपिक टाइड। टाइड क्या होती है, जो हमारा सी लेवल है उसमें वाटर का जो लेवल है वो ऊपर और नीचे होना ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, उसको हम टाइड बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये नॉर्मल जो है वो सी लेवल है और अगर जो वाटर का ग्रेविटेशनल जो मून और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से अगर जो वाटर का लेवल है वो यहाँ पे आ जाता है तो हाई टाइड हो जाती है, और अगर वो लेवल नीचे आ जाता है तो वो लो टाइड हो जाती है। यही है टाइड्स, और इसकी वजह से जो वेव्स जनरेट होती हैं उनको बोलते हैं टाइडल वेव्स। ये दोनों बात क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म पढ़नी है हमें टाइडल रेंज। टाइडल रेंज होती है जो ये हाईएस्ट जो टाइड आती है और जो लोएस्ट टाइड का लेवल है उन दोनों का जो डिस्टेंस है बीच में उसको बोलते हैं टाइडल रेंज। इससे आगे हमें पढ़ना है ओरिजिन ऑफ टाइड्स, उसको देखते हैं हम डायग्राम की हेल्प से। ये देखिए, ये ऐसे होता है, जब जो हमारा मून है और अर्थ है और सन है ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे ना, तब जो हाई टाइड्स हैं यानी कि स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं उनको, वो जनरेट होंगे। और जो मून है वो दो पोजीशन बनाता है स्ट्रेट लाइन के लिए, और जो स्ट्रेट लाइन में जब ये अर्थ होगी हमारी, ये मून हो गया और ये सन हो गया, जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं ना, सीधी लाइन में होते हैं, तो इस को टर्म को बोलते हैं सिक्स, इसका नाम दिया गया है सिक्स। ठीक है, और ये दो तरह से ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, एक तो जिसमें मून है वो अर्थ और सन के बीच में आएगा, और एक बार जो मून है वो पहले सन फिर अर्थ और उसके बाद यहाँ पे मून आ जाएगा। तो एक बार तो ये जो फुल मून होता है ये हमारा फुल मून हो गया, इस दिन हमें फुल मून दिखेगा यानी कि पूर्णिमा का दिन है ये, और ये है अमावस्या का दिन, क्योंकि बीच में अर्थ आ गई तो मून पे जो है सन की वो लाइट नहीं पड़ेगी, इस वजह से वो न्यू मून डे हो जाता है हमारा। तो इन दो दिन में हमारी स्प्रिंग टाइड्स रहेगी, यानी कि महीने में हमें दो बार स्प्रिंग टाइड्स देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर कहीं भी जो है मून होता है तो वो क्वाड्रेचर में होता है, और अगर वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेचर में होता है तो जो टाइड का लेवल है वो लोवेस्ट होता है और उसको बोलते हैं हम नीप टाइड्स। ठीक है, और वो कब होता है, जब ना जो मून है वो सन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। वो दो फॉर्म में हो सकता है, ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ पे ऐसे अर्थ होगी हमारी, ये अर्थ होगी, ये सन होगा और यहाँ पे हमारा मून होगा, तो ऐसे ये परपेंडिकुलर फॉर्म करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेचर। और ऐसे ही अगर ये नीचे की तरफ होता है मून यहाँ पे ऐसे, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेचर, और इन दोनों ही पोजीशन में नीप टाइड्स फॉर्म होगी। ये दोनों बातें क्लियर होगी। ये देखिए इसमें ये स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स ऐसे समझा रखी हैं। ये देखिए इसमें ट्वाइस अ मंथ होगा स्प्रिंग टाइड्स, और इसके अलावा अगर कहीं पे भी मून की पोजीशन है स्ट्रेट लाइन को छोड़ के तो उसको बोलते हैं हम कंजक्शन। ठीक है, इसके बाद इसमें नीप टाइड्स और स्प्रिंग टाइड्स में क्या डिफरेंस आएगा, जो नॉर्मल जो सी लेवल है ना, अगर स्प्रिंग टाइड है तो उससे 20% ज्यादा जो है
हाइट वो हो जाएगी टाइड्स की स्प्रिंग टाइड में, और अगर नीप टाइड है तो उसमें 20% कम हो जाएगी नॉर्मल टाइड से। ये इतना ही पढ़ना है आपको। इसके अलावा इसमें ये ट्रॉपिकल टाइड्स ये नहीं आती हैं। और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आपको पता ही है, एक तो हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट ओशियंस हैं उनमें वाटर का लेवल अलग है, दूसरी उनकी शेप अलग अलग है, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। तीसरा और क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें, ये हो गया जो सन और मून है ना, वो आपस में कैसे पोजीशन चेंज कर रहे हैं उसकी वजह से टाइड्स पे फर्क पड़ता है। और उसके बाद जो मून की पोजीशन है अर्थ के रिलेशन में वो कैसे बदल रही है उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। ठीक है, ये इतना है टाइड्स। इसके बाद हमें पढ़ना है कि डेली एंड सेमीड्रेनियल टाइड्स। इसमें क्या है कि अगर ये हम ये जाने कि एक टाइड जैसे यहाँ पे अक्कर हुई, दोबारा से यहाँ पे कब अक्कर होगी, उसमें कितना टाइम का डिफरेंस होगा, वो होगा 24 आवर्स 52 मिनट्स। ठीक है, और अगर सेमीड्रेनियल का इंटरवल देखेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 12 घंटे 26 मिनट। ये क्लियर हो गया, यानी कि ये 180 डिग्री है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे कैसे बाद में ऐसे ही पोजीशन पे कैसे टाइड क्रिएट होगी, लेकिन अगर वो इसके आधे रास्ते में टाइड क्रिएट हो रही है तो वो आधा ही टाइम लगेगा। इसमें ये समझा रखा है। उसके बाद नॉक्टियल इक्विनॉक्टियल स्प्रिंग टाइड्स। इसमें क्या है, जो 6 महीने में एक बार ये क्रिएट होती हैं, वो भी अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से, जो कि अर्थ रेवोल्यूट करती है सन के अराउंड, उसकी वजह से ये इक्विनॉक्टल टाइड्स क्रिएट होती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइड्स क्या है कि ना ये ना कुछ ऐसे वो होती हैं हमारी मैनमेड कैनाल्स या फिर कुछ ऐसी रिवर्स हैं जिनमें अगर हाई टाइड आ जाती है ना, तो वो कैनाल्स या फिर वो रिवर्स नेविगेबल हो जाती है, वहां से शिप आ जा सकती है अगर वहां पे पानी का लेवल ज्यादा हो जाता है। तो यही एक इसका मेन सिग्निफिकेंस है। और तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ये है। ठीक है, उसके बाद अब इसकी थ्योरीज देखते हैं। ओरिजिन ऑफ टाइड्स, सबसे पहले है इक्विलिब्रियम थ्योरी, जो कि न्यूटन ने दी थी 1687 में। 1687 में न्यूटन ने इक्विलिब्रियम थ्योरी दी थी। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है एक ना पहले टाइड क्रिएट करते हैं मून के फोर्स से, मून और सन के फोर्स से। यहाँ पे मान लीजिए टाइड क्रिएट होगी, ये ऐसे उठी हुई है इधर से, तो इसका जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने को ना, इसके बिल्कुल अपोजिट में यहाँ पे टाइडल ब्लज क्रिएट हो जाएगा। इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे ये क्रिएट हुई हमारे मून और सन के फोर्स की वजह से, ये वाली जो टाइड है। ठीक है, और इसको इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने को यहाँ पे इसके अपोजिट में टाइडल ब्लज क्रिएट हो जाएगा, और इसी को बोला गया है इक्विलिब्रियम थ्योरी। दूसरा पॉइंट उस थ्योरी में क्या याद रखना है आपको, कि जो है ना मून का जो फोर्स है ना, वो सन के फोर्स से 200 टाइम ज्यादा होता है, यानी कि 200 गुना ज्यादा फोर्स लगता है सन का। इसका मतलब टाइड्स लाने में जो मून का कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा होता है। और जो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम नादिर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद इसमें और हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें बस इतना ही पढ़ना है इक्विलिब्रियम थ्योरी में। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या दिया गए हैं, जो इसके मेरिट्स हैं इक्विलिब्रियम थ्योरी के। एक तो इन्होंने ये बताया कि मून क्या फोर्स लगता है, दूसरा इन्होंने बताया है कि है ना जो क्रस्ट आता है उसका टाइम कितना है, 24 आवर्स 50 मिनट्स, और सेमीट्रेनियल का इतना ही है 12 आवर्स 25 मिनट्स। और इसमें हमें क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा था, इसमें पढ़ा था यहाँ पे 52 मिनट्स और इसमें 50 मिनट्स, यानी कि आसपास ही अराउंड ही, तो ये थोड़ा करेक्ट है। और इसमें जो इसके डीमेरिट्स हैं वो क्या है, एक तो ये इसको न्यूटन सर ने ये कंसिडर नहीं किया कि है ना जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे सी है वहां पे सभी सी में तो सभी जगह सेम पानी नहीं होगा। दूसरी बात, जो हमारा सी है उसके बॉटम में है अलग अलग टोपोग्राफी है या फिर आइलैंड्स आ रहे हैं बीच में, वो कंसिडर नहीं किए गए। और ये तो है नहीं कि सिर्फ जो हमारे ये वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स हैं यहीं पे टाइड आएगी, और कहीं पे भी तो टाइड आ सकती है, वो वाली कंसिडर नहीं गई। ये इनके डीमेरिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी में जो ये दी है विलियम वेवल ने, जो कि 1833 में दी गई थी। इसमें क्या बोला है, पहले इन्होंने ये 5 बातें मान के चली हैं। जो अर्थ है वो हेटेरोजीनियस बॉडी है, आपको पता है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है।
और उसके बाद इसमें माना है कि जो टाइड है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट अक्कर होती हैं, ठीक है। तीसरा, इसमें जो टाइम लैग भी कंसिडर किया है इन्होंने कि एक टाइड आने के बाद दूसरे जो टाइड आएगी उसमें टाइम का डिफरेंस होगा। उसके बाद इन्होंने माना है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे टाइड आ रही हैं तो उनकी जो हाइट है उनमें वाटर का जो इंटेंसिटी है, जो वाटर की कैपेसिटी वो कैरी करके चल रही है वो अलग होगी। और ये बताया है कि जो टाइड है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रेवल करती है। इन 5 फैक्ट्स पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। उन्होंने क्या बताया है कि ना ये जो मून है ना, पहले ये क्रिएट कर देते हैं, प्राइमरी वेव्स क्रिएट कर दी इन्होंने, प्राइमरी टाइडल वेव्स। उसके बाद जब ये किसी आइलैंड या किसी कॉन्टिनेंट से टकराती है ना, तो फिर ये वाली जो प्राइमरी वेव है ना, ये आगे जाके सेकेंडरी वेव्स क्रिएट करती हैं और ऐसे ही जो टाइडल वेव्स हैं वो जनरेट होती हैं। ये है इनकी प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है इस थ्योरी में। आगे है हमारी स्टेशनरी वेव थ्योरी, जो कि आर ए हैरिस ने दी है 1904 में। इसमें क्या बोला गया है, इन्होंने ना एक ना ट्रे की हेल्प से समझाने की कोशिश की और फिर उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। इन्होंने क्या किया कि एक ना ट्रे ले ली, ये मान लीजिए ये ट्रे ले ली इन्होंने और इसमें वाटर फिल कर दिया, इतना इतना लेवल वाटर का फिल कर दिया और ये मान लिया इन्होंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट, ठीक है। इसको नाम दे दिया इन्होंने नोडल पॉइंट। और उसके बाद क्या किया, इस ट्रे को एक बार तो इस साइड से टिल्ट कर दिया, तो जो ये वाटर का लेवल है ये यहाँ पे तो कम हो जाएगा और इस साइड आके बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हो गया ये जो वाटर का लेवल है। और दूसरी बात, एक बार इन्होंने इधर टिल्ट करके दिखा दिया, ये ऐसे कर दिया, ठीक है। और ये दिखा दिया कि इस पॉइंट से उधर और इधर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब इस पॉइंट पे आके ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस पॉइंट पे देखिए इधर भी सेम है, इधर भी सेम है और नॉर्मल वाला भी सेम है। तो इसको इन्होंने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया कि जो हमारी परमानेंट विंड्स हैं, जैसे कि ईस्टर्लीज होगी, वेस्टर्लीज होगी और जो हमारी ट्रेड विंड्स हैं, वो उनके इन्फ्लुएंस में जो वाटर है ना वो इधर उधर मूव करता रहता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा हो गया अफ्रीकन कोस्ट और ये हो गया हमारा ब्राजीलियन और नॉर्थ अमेरिका वाला कोस्ट, ठीक है। उसके बाद इधर से ट्रेड विंड्स ऐसे चल रही हैं, तो इधर वाला वाटर उठा के ये यहाँ पे कलेक्ट करती जा रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे वाटर का लेवल कम हो गया और इधर बढ़ गया। लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो वाटर का लेवल है वो इसकी तरह सेम रहा है। तो ये इन्होंने थ्योरी दी है और इस जहां पे ये सारी ऐसे ऐसे पॉइंट बहुत सारे जनरेट कर दिए इन्होंने पूरी अर्थ में, और उनको कनेक्ट करने वाली जो लाइन है उसका नाम दे दिया नोडल लाइन, ठीक है। और रियल लाइफ में जो इन्होंने ये सेवरल पॉइंट्स जनरेट किए हैं उनका इन्होंने नाम दे दिया एम्फीडोर्मिक पॉइंट्स। ये इतनी ही बात आपको याद रखनी है, इसके अलावा इस थ्योरी में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है टाइडल वेव्स। टाइडल वेव्स मैंने समझा ही दिया है। फिर आता है टाइडल बोर्ड्स। टाइडल बोर्ड्स क्या होती हैं, इसमें ना एकदम ऐसे दीवार सी बननी स्टार्ट हो जाती है, जैसे इधर से वेव्स जनरेट हो रही हैं तो ये ऐसे दीवार सी बनाने स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, इसको हम इससे पिक्चर की हेल्प से समझते हैं। ये देखिए ऐसे बे। उसके बाद इसकी कंडीशंस क्या क्या है टाइडल बोर फॉर्मेशन की। पहली तो है नैरो एंड लो लाइंग कोस्टल रिवर। जो रिवर एंटर हो रही है ना बे में, जैसे कि गंगा बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, तब ना वो जो रिवर है एक तो वो लो लाइंग होनी चाहिए, मतलब ऐसे ऊपर से ऐसे पानी नहीं गिरना चाहिए, वो ऐसे लो लाइंग होनी चाहिए। दूसरी बात, उसका जो ग्रेडियंट है वो जेंटल होना चाहिए, जैसे कि इसमें ये स्टीप ग्रेडियंट है, उसका ऐसे बिल्कुल ऐसे जेंटल ग्रेडियंट होना चाहिए। तीसरा इसमें क्या बोल रखा है, जो बे की ओपनिंग है ना वो नैरो ओपनिंग होनी चाहिए, यानी कि टेपरिंग हेड होना चाहिए, इतना बड़ा वो नहीं होना चाहिए उसका माउथ, वो होनी चाहिए ऐसे छोटे माउथ वाली जो बे है, ठीक है। और इसमें जो टाइडल की रेंज है, यानी कि ये वाली जो टाइडल रेंज हमने मेजर की थी, हाई टाइड और लो टाइड के बीच का डिस्टेंस, वो होना चाहिए मोर देन 5 मीटर। और अपवर्ड डिक्रीजिंग वाटर डेप्थ, मीनिंग देयर बाय डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर इन अप रिवर सेक्शन, यानी कि जो अपवर्ड जो रिवर का सेक्शन है ना वहां पे जो है वो डिक्रीज करना चाहिए वाटर की डेप्थ, ये बोल रखा है इसमें। इसके बाद सी लेवल चेंजेस। सी लेवल चेंजेस ये कंसेप्चुअल पार्ट है जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछा जाता है, ये इसमें नहीं आएगा हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर में। बस आपको इनकी हेडिंग्स के थ्रू गो थ्रू होना है, वो पढ़ लेना, जैसे इकोस्टिक चेंजेस, मतलब इनसे सी लेवल चेंज होता है, ये पढ़ने की वैसे तो जरूरत है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है हमारा करंट्स का। पहले छोटा सा सुनामी का टॉपिक है। सुनामी
known as a seismic wave is a series of waves in water body, generally in ocean or a large lake, caused by the displacement of large amount of waters, earthquake, volcanic eruptions and other explosions. इसमें क्या बोल रखा है कि है ना, जब ना जो हमारा समुद्र का तल है ना, वहां पे अगर सिस्मिक वेव्स जनरेट हो जाती है ना, तो वो पानी को डिस्प्लेस कर रही है, और इसी वजह से अगर वो सिस्मिसिटी का जो लेवल है वो हाइयर हो जाता है, तो उसकी वजह से जो पानी है वो काफी ऊंची इंटेंसिटी पे उठना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी वजह से सुनामी आती है। और सुनामी को क्या बोला जाता है इसमें, ये होती है वेव्स की ट्रेन टाइप में बहती है। देखिए इंटरनल वेव ट्रेन होती है ये, इसमें सीरीज ऑफ वेव्स बहती हैं। जैसे ये नहीं होता एक वेव बह रही है, इसमें सीरीज यानी कि बहुत सारी वेव्स एक साथ ऊपर उठ के बहती हैं इसमें, इसको बोलते हैं हम सुनामी वेव्स। इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद जो फीचर्स हैं वो सुनामी वेव्स के क्या हैं, एक तो ये इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा लंबी होनी चाहिए। अगर आपको वेवलेंथ पर रिवाइज कीजिए। इसके बाद क्या है, दूसरा इसका ये है कि ये जो ट्रेवल करती है ना डिस्टेंस, वो काफी लंबा होना चाहिए और डीप वाटर्स होने चाहिए इसके लिए। तीसरी इसकी है कि हाइट इसकी कहाँ तक पहुंच जाती है, इसकी 20 किलोमीटर तक जो हाइट है वो हो जाती है। ये वाली जो हाइट है इसकी एल्टीट्यूड, ये वाला 20 किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। और इसकी जो स्पीड है वो 800 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, 800 किलोमीटर पर आवर तक। और जो इसका लेंथ है वो हो सकता है 200 किलोमीटर तक। ठीक है, इसकी जो वेव लेंथ की जो लंबाई है वो 200 किलोमीटर तक हो सकती है। ये क्लियर होगी। और उसके बाद इसमें ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि सुनामी वेव्स peaks and reach the shore, which result in temporary rise in the sea level. This sea level is termed as रन अप। यानी कि जब सुनामी जो है, सुनामी वेव्स वो कोस्टल एरिया पे पहुंचती है ना, तो एकदम से बहुत सारा पानी लेके पहुंचती है, उसकी वजह से टेम्परेरीली जो सी लेवल है वो राइज हुआ हुआ दिखाई देता है। और इस राइज हुए लेवल को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है रन अप। ठीक है, और रन अप किस में मेजर किया जाता है, मीटर्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है बिल्कुल, इस पे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें और कोई पॉइंट ध्यान नहीं रखना है, ये इतना ही पॉइंट थे कि कितनी लंबी हो सकती है ये, तो वो आपको ध्यान रखना है। 800 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड हो सकती है, 200 किलोमीटर की इसकी वेवलेंथ हो सकती है, और 200 किलोमीटर तक ऊंची हो सकती है ये। ठीक है, कॉजेज क्या है, सिस्मिसिटी फैक्टर है, या तो समुद्र के अंदर अगर वोल्केनिक इरप्शन हो जाते हैं, सिस्मिसिटी के कारण अर्थक्वेक आ जाते हैं, जैसे ट्रांसवर्स जो प्लेट्स हमारे ट्रांसवर्स प्लेट मार्जिन्स, वहां पे उनकी वजह से भी जो सिस्मिसिटिक वेव्स क्रिएट होती हैं, उनकी वजह से भी सुनामी आ सकती है। और दूसरा मैन मेड तो आपको पता ही है, एक्सप्लोजन्स हो गए, किसी रॉकेट का गिर जाना समुद्र में, उसकी वजह से भी लार्ज स्केल पे पानी डिस्प्लेस हो सकता है। या फिर लैंडस्लाइड हो गई नियर बाय, जो जैसे एंडीज कोस्टल माउंटेन्स है, वहां से हैवी लैंडस्लाइड होगी, उसकी वजह से जो सुनामी वेव्स हैं वो जनरेट हो सकती हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं। उसके बाद इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, ये हो चुका है हमारा। इसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक करंट्स। करंट्स इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले ये देखिए, ये तीन टर्म आपको ध्यान रखनी है, ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम। ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम क्या है, इसमें अगर द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर ऑफ द ओशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, सबसे पहले उसको बोला जाएगा ड्रिफ्ट। अगर वो जो सरफेस वाटर है वो विंड के इन्फ्लुएंस में आगे मूव हो रहा है तो उसको बोला जाएगा ड्रिफ्ट। अगर वो जो मूवमेंट है उसमें कोई डेफिनेट डायरेक्शन है और उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी स्पीड जो है बहने की वो ज्यादा हो जाती है, उसकी जो वाटर की कैपेसिटी है आगे उस विंड को जो फोर्स लगा रही है उसको आगे ज्यादा डिस्प्लेस कर रही है वाटर को लार्ज स्केल पे, तो वो ड्रिफ्ट का बड़ा रूप क्या कहलाता है, करंट। यानी कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक वाटर ऐसे मूव होता दिखाई देगा। जैसे ये पूरा ओशन है, इसमें कुछ पोर्शन ऐसा होगा जहां पे विंड प्रेशर लगा रही है इस स्पेसिफिक एरिया में, वैसे नदी की तरह बहता हुआ दिखाई देगा। और इससे अगर बड़ा जो इसका रूप हो जाता है करंट का, उसको बोलते हैं स्ट्रीम। वो बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा जैसे कि समुद्र के अंदर कोई नदी चल रही है, तो उसको बोला जाता है स्ट्रीम, ओशनिक स्ट्रीम। ठीक है, ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर होगी। सबसे पहले छोटा है ड्रिफ्ट, उससे अगर बड़ा हो जाए, उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाए और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो जाए उस वाटर की, तो उसको करंट दे देते हैं नाम। और उससे अगर बड़ा ऐसे नदी सी बहती हुई बिल्कुल दिखाई देती है आपको, तो उसको स्ट्रीम नाम दे देते हैं। इसके बाद इसमें इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स तो आपको पता है, अर्थ की रोटेशन, उस पर कोरियोलिस फोर्स लगता है, ये है। फिर टेम्परेचर, डेंसिटी, और ये आपको ध्यान नहीं रखना है। मेन तो ये तीन
जो है पॉइंट्स हैं ये ध्यान रखने हैं। और उसके बाद इसमें क्वेश्चन फॉर्म होगा कि वार्म करंट्स कौन से हैं, कोल्ड करंट्स कौन से हैं। नाम दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको पिक आउट करना होगा कि ये कोल्ड करंट है या फिर वार्म करंट है। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है कि करंट के नेम दे दिए जाएंगे, जैसे कि अगुलास करंट, पेरू करंट, ये पूछेंगे फिर कि ये कौन से ओशन से बिलोंग करता है। तो इस तरह से दो टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। अब वो हम पढ़ते हैं कैसे। सबसे पहले तो है इसमें पैसिफिक ओशियन। ये देखिए, ये है हमारे इक्वेटर की ये वाली लाइन, ये है 0 डिग्री वाला इक्वेटर। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि इधर से ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में जो हमारा इक्वेटोरियल करंट है वो इधर की तरफ बहेगा, ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में, ऐसे ही इधर से। और इसके जो अपोजिट में ऐसे जो आएगा ना, ये होगा काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये दो करंट समझ में आए। ये ऊपर वाला तो हो गया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नीचे वाला होगा साउथ इक्वेटोरियल करंट। इनके जो बीच से ये दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है वो हो गया काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल है, यहाँ से ये टकराया इधर फिलिपियन आइलैंड्स और इधर से ये चाइना कोस्ट, यहाँ से ये टकरा के इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। ये आ गया हमारा फिर कुरोशियो करंट, ठीक है। इधर से ये जापान आ गया, जापान के आइलैंड्स हैं। ऊपर से जो हमारा आर्टिक ओशियन है वहां से भी जो करंट्स हैं वो बह के आ रहे हैं। इधर से आ गया ओयोशियो करंट, ये कामचटका पेनिनसुला है, और यहाँ से ओखोटस्क ओशियन बनता है, और उस ओखोटस्क ओशियन से आता है हमारा ओखोटस्क करंट। ये दोनों कोल्ड करंट है, ओयोशियो और ओखोटस्क। ये यहाँ पे इस कुरोशियो करंट में मिल जाते हैं। कुरोशियो हमारा वार्म करंट होता है। इसके बाद वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस आ जाता है इस वाले लैटिट्यूड पे, तो वेस्टर्लीज इसको बहा के इसकी तरफ ले जाती हैं, और ये हो जाता है हमारा नॉर्थ पैसिफिक करंट। उसके बाद ये यहाँ पे इस कोस्ट, इस जो अलास्का वाली कोस्ट है, कनाडा वाली कोस्ट है, ये अलास्का कोस्ट होगी, ये कनाडा वाली कोस्ट होगी। इस कोस्ट से ये हमारा नॉर्थ पैसिफिक करंट है वो जाके टकराता है। एक ब्रांच तो इसकी ऊपर की तरफ चली जाती है और एक ब्रांच इसकी नीचे की तरफ आ जाती है, और ये हो जाता है नीचे वाला हमारा कैलिफोर्निया करंट। और ये कैलिफोर्निया करंट ये भी कोल्ड करंट होता है, और ये वापस आके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में मिल जाता है, और इस तरह से हमारा साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही हम नीचे वाला देखते हैं, यहाँ से हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट चला ऐसे, इधर से ये ऑस्ट्रेलिया वाली और ये पापुआ न्यू गिनी, इधर से ये टकराया और नीचे की तरफ मूव हो गया, इधर आ गया, ये हो गया ऑस्ट्रेलियन करंट। इधर से ये हमारा एक परमानेंट आपको याद रखना है जो कि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। ये अटलांटिक जो इंडियन ओशन है और जो पैसिफिक ओशन है, इन तीनों के अंडर से ये जो करंट है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये बहता है, ठीक है। इधर से ये फिर इसमें एड ऑन हो जाता है ऑस्ट्रेलियन करंट जो कि वार्म करंट है, इधर से ये कोल्ड करंट आ रहा है, और फिर ये जो हमारी पेरू की कोस्ट है वहां से होते हुए पेरू करंट बन जाता है, और वापस से ये हमारे साउथ इक्वेटोरियल करंट में ऐड हो जाता है, और ऐसे इसका साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसमें इतना याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अटलांटिक ओशन के करंट्स, जो ये सबसे मेन है और इसी के ज्यादातर पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे नेम्स हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेटर, इधर से ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चला ऐसे, और यहाँ पे ये बे ऑफ मैक्सिको में एक ब्रांच इसके एंटर कर गई, और एक इधर ये जो फ्लोरिडा है, ये वाला फ्लोरिडा हुआ, इसको नाम दे दिया फ्लोरिडा करंट। और इधर से जो बे ऑफ मैक्सिको से निकल के गया है उसका नाम, और इधर से ये मिलके वो आ गया आगे गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। ये दोनों हॉट करंट्स हैं। इसके बाद ये आगे यहाँ से जो लेब्राडोर करंट है ये ऊपर से आता है, एक तो इधर ग्रीनलैंड की साइड से आएगा, ये कोल्ड करंट है जो कि आर्टिक से आता है, आर्कटिक ओशन से। इधर से लेब्राडोर जो रिवर भी है लेब्राडोर, और इधर ऊपर से जो आइलैंड्स हैं वहां से वो परमानेंटली फ्रोजन है, उधर से जो पानी बह के आता है करंट की फॉर्म में वो उसका नाम दिया गया है लेब्राडोर करंट, ये भी कोल्ड करंट है। इधर ये गल्फ स्ट्रीम से मिलता है और यहाँ पे एक फिशिंग ग्राउंड जनरेट होता है, ठीक है। एक फिशिंग ग्राउंड हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से जो वेस्टर्लीज हैं उनके इन्फ्लुएंस में ये वाली जो धारा है ये इधर की तरफ बहनी स्टार्ट हो जाती है, और इसको बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो कि आगे जाके यहाँ पे जो हमारा ब्रिटेन है उसको टकराती है, और यहाँ से दो जो इसकी ब्रांचेस हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं। एक तो ऊपर चली गई यहाँ से आइसलैंड वाली उससे पैसे से यहाँ पे, और इसका नाम हो गया नॉर्वेजियन करंट, और एक नीचे टकरा के आ गई, उसको नाम दिया गया कैनरी करंट, और ये कोल्ड करंट है। और यहाँ से होते हुए ये जो हमारी गिनी, यहाँ पे जो गिनी कंट्री है वहां से होते हुए और ये वापस नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में मिल जाता है, और ऐसे इसका साइकिल कंप्लीट होता है। ये सरगासो सी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में, और उसमें बताया था मैंने कि ये सरगासो सी यहाँ पे गायोर क्रिएट होता है जो कि इस फॉर्म में होता है गायोर, और यहाँ पे एक
जो वीड है वो मिलती है, जिसकी वजह से ये जो एक्वेटिक लाइफ है उसको सारी को पनपने नहीं देती, यहाँ पे लाइफलेस हो जाता है। और उस वीड का या उस ग्रास का नाम है सरगेसम ग्रास। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ये सरगासो सी भी पूछा जा सकता है कि किस ओशन में है, और उस वीड का नाम भी पूछा जा सकता है सरगेसम ग्रास। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं साउथ अटलांटिक के करंट्स। यहाँ से ये साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट गया, इधर ब्राजील देश के साइड से ये आ गया ब्राजीलियन करंट। इधर ये फोकलैंड आइलैंड्स हैं, जो कि यहाँ से कोल्ड करंट आएगा, ये फोकलैंड करंट। और इधर से ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो हमने पैसिफिक ओशियन के भी अंडर में पढ़ी थी, वही वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। ये भी कोल्ड है, इसके साथ ये मिल जाता है और यहाँ से ये अगुलास करंट स्टार्ट हो जाता है, जो कि वापस ऊपर जाके साउथ इक्वेटोरियल करंट में मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में ऐसा कोई भी स्पेसिफिक करंट नहीं देखने को मिलेगा आपको, बस ये यहाँ से ये नाम याद रखना है अगुलास करंट का, जो कि उधर अटलांटिक में भी था और इधर इंडियन में भी है, बस। और इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये हो गए हमारे करंट्स कंप्लीट। उसके बाद आते हैं कोरल्स। कोरल्स और इस अब हम स्टार्ट करते हैं कोरल्स। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि कोरल्स होते क्या हैं। कोरल्स होते हैं माइन्यूट सी एनिमल्स होते हैं, और ये ना एक वो नहीं होता एनिमल, ये दो एनिमल्स होते हैं, एक प्लांट होता है और एक इसमें एल्गी होती है। ठीक है, ये आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, यानी कि एक इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और एक इस दूसरे को खाना प्रोवाइड करता है। जो उसके ऊपर रहता है प्लांट के ऊपर जो ना एल्गी रहती है, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है, और उसी की वजह से जो कोरल्स हैं वो कलरफुल दिखाई देते हैं, वही उसको कलर प्रोवाइड करती है, क्योंकि उसमें जो कलर वाला एलिमेंट है वो मौजूद है, इस वजह से वो कलरफुल दिखाई देती है। ठीक है, और वो कहलाते क्या हैं, एक तो होता है जूजेंथले और एक होता है पोलिप्स। और अगर वो जो उसके ऊपर रह रही है, जो जूजेंथले है, जो खाना बना रही है सनलाइट को लेके, अगर वो किसी कारणवश मर जाती है तो वो जो पोलिप्स हैं वो व्हाइट दिखाई देने लगते हैं और फिर वो भी मर जाते हैं, क्योंकि अगर उसको खाना ही नहीं मिलेगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा। तो फिर वो उनके पीछे जो बचता है वो सिर्फ एक स्केलेटन बचता है कैल्शियम का, और वो हो जाती है फिर कैलकेरियस रॉक्स। और इस तरह से हमारे जो कोरल आइलैंड्स हैं वो बनते हैं, और कोरल आइलैंड्स का हमारा एग्जाम्पल है लक्षद्वीप आइलैंड्स, वो कोरल आइलैंड्स है। और अब हम समझते हैं कि जो कोरल्स के लिए जो एसेंशियल जो कंडीशंस है वो क्या है, और ये पेपर में भी काफी बार पूछे जा चुकी हैं। पहली बात तो ये पाई कहाँ जाती है, ये पाई जाती है ट्रॉपिकल वाटर्स में, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में ये पाई जाती हैं। दूसरी बात, ये ना तो ज्यादा फ्रेश वाटर में रह सकती, ना ज्यादा स्लाइन वाटर में डेवलप हो सकती हैं। इनके लिए जो आइडियल स्लाइन की जो कंडीशन है वो है 27%। ठीक है, अगर ये बिल्कुल फ्रेश वाटर में होंगी तो ये बिल्कुल भी नहीं पनप सकती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, इनको हल्का सलाइन वाटर चाहिए, ज्यादा सलाइन हो जाएगा तो अभी आपको पता है कोरल ब्लीचिंग हो जाती है इनकी। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग का मतलब है ये मर जाती है और ये व्हाइट व्हाइट दिखाई देने लग जाता है ना, तो उसी को कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। वो कलरफुल जो है वो हट जाते हैं, मर जाते हैं, वो वहां से छोड़ के दूसरी तरफ मूव हो जाते हैं, और उसी वजह से ये व्हाइट हो जाती है और उसको ब्लीचिंग का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, ये कितनी डेप्थ में पाई गई है, 45 से 55 मीटर बिलो द सरफेस लेवल। तो इसमें इनको ना इतना चाहिए कि वहां तक सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है, वहां तक ये डेवलप हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इनको टेम्परेचर चाहिए अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा हार्मफुल इन्हीं के लिए है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा खतरा है, इनको आइडियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। और ये आपने पढ़ लिया है कि क्लियर सॉल्ट वाटर में ये सबसे सुटेबल है इनकी ग्रोथ के लिए। तीसरी बात, इनमें अलग से क्या ध्यान रखनी है कि ये ना बिल्कुल जैसे कोई नदी का मुहाना होता है ना, जहाँ पे नदी एंड होती है, जैसे कि गंगा नदी जब बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है तो वहां पे जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा होता है, वैसी जगह पे भी ये नहीं डेवलप हो सकती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो पानी की जो स्टेबिलिटी लेवल है ना, मतलब डायनेमिक नहीं होना चाहिए, वहां पे काम वाटर होना चाहिए, वहां पे ये अच्छी तरह से डेवलप हो सकती हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये खाने में क्या खाते हैं, एक तो माइक्रोस्कोपिक जो फूड है वो कहाँ से प्रोवाइड होता है इनको, ऑक्सीजन और फूड वो बनाते हैं ये प्लैंकटन से, ऐसे छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे एकदम वो होते हैं जीव,
और उन पे ये एग्जिस्ट करती है, उन्हीं से इनको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है और उन्हीं से इनको जो हमारा फूड है इसी को कंज्यूम करती है। नेक्स्ट एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि अगर ये बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा डेप्थ में नहीं मिलती हैं या फिर हायर लैटिट्यूड्स जो कि कोल्ड लैटिट्यूड्स हैं, जैसे 45 और 50 नॉर्थ और साउथ, वहां पे नहीं डेवलप हो सकती हैं, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही डिस्कवर की गई है। एक तो ये बिल्कुल 5000 मीटर बिलो द सी लेवल वहां पे डिस्कवर हुई है और उनके पास अपनी खुद की लाइट भी मिली है, जैसे जुगनू के पास खुद की लाइट होती है ना, वैसे ही उन जो कोरल्स हैं वो जो दिखे हैं उनके पास भी खुद की लाइफ मिली और उनको ब्लैक कोरल्स नाम दिया गया है। और ये जो ऊपर हमारा लंदन ब्रिटेन और इधर से फ्रांस वगैरह वो वाला जो पोर्शन है ना, वहां पे भी जो है कोरल्स पाई गई है, यानी कि इतने हायर लैटिट्यूड पे भी पाई गई हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसके 3 टाइप पढ़ते हैं कोरल रीफ के टाइप, ये हम एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए, जैसे ये वाली होगी लैंड, अगर यहाँ पे इस लैंड के बिल्कुल सट के ऐसे यहाँ पे अगर जो कोरल्स हैं वो डेवलप होते हैं, वो अपनी जो कम्युनिटी है वो डेवलप करते हैं, बीच में हमें कोई भी वाटर नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे बिल्कुल आपको ऐसे लैंड जैसा दिखेगा दूर से, लेकिन ये कोरल्स हैं, अगर ये यहाँ पे डेवलप होते हैं तो इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। लेकिन अगर मान लीजिए ये यहाँ पे डेवलप नहीं हुए और ये बीच में छोड़ के यहाँ से डेवलप होने स्टार्ट हो गए और यहाँ पे निकला है, फिर ये ऊपर की तरफ निकला है, इनकी कम्युनिटी यहाँ पे ऐसे छोटा सा दिखाई देने लग गया और बीच में ये इन्होंने बना लिया वाटर, तो इसका नाम दिया गया है बैरियर रीफ, कि ये बैरियर बन गया, इधर से पानी सेपरेट दिखाई देगा और ये इनके बीच में ये जो वाटर बच गया इसको नाम दिया गया है लगून। ऐसे ही इसकी वजह से ये बैरियर रीफ का काम करती हैं। ये देखिए ऐसे, ये जो हमारी ऑस्ट्रेलिया के साइड में होती है ये ग्रेट बैरियर रीफ, ये कुछ ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। और इसके बाद आता है अटोल। अटोल क्या होता है, ये देखिए ये लैंड है और यहाँ से ये एक इधर से निकलाई जो इनकी कम्युनिटी है डेवलप होते होते, और एक इधर से निकलाई, ये बीच में तो बना दिया इन्होंने लेगून, और ये दोनों तरफ से ऐसे निकलाई और ऐसे ये पूरा सर्कल जो बना देती है ना, सर्कल टाइप में, तो इसको बोला जाता है अटोल। ये देखिए कुछ ऐसी दिखाई देती है, ये देखिए ये पूरा सर्कल सा बना दिया है और बीच में ये जो वाटर है इसका नाम दिया गया है लगून, और इस तरह से एटोल फॉर्मेशन होती है। ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। फ्रिंजिंग रीफ अगर वो लैंड के सट के बिल्कुल डेवलप होती हैं, बैरियर रीफ थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के अगर हमने बीच में वाटर दिखाई दे रहा है और फिर ये दिखाई दे रही है तो बैरियर रीफ हो गई ऐसे, और फिर अटोल आपको पता है ये ऐसे थोड़ा राउंड शेप में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद थ्योरीज ऑफ कोरल रीफ। थ्योरीज ऑफ कोरल रीफ, और ये छोटा सा पोर्शन रहता है हमारे ओशियनिक डिपॉजिट्स का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 2 ही पन्ने रहते हैं बस ये, इसकी मैं छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगी, ठीक है। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।